हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो बायो में हम लोग अभी तक टोटल 9 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो 9 पार्ट्स में जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स वाला। आप लोगों ने राइबोसोम्स की बेसिक स्ट्रक्चर देखी थी, क्या क्या बेसिक वर्क होता है आप लोगों ने देखा था कि राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम राइबोसोम्स का होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने एज अ ट्रांसपोर्टिंग चैनल देखा था, उसमें भी 2 पार्ट थे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था। तो उनकी बेसिक वर्किंग सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। तो ये पार्ट नंबर 10 रहने वाला है हमारी वीडियो को, तो उसमें आगे की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो चार्ट था स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बनवा दिया था कि हम लोग इस चैप्टर में एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब ये सारा का सारा कंटेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग सेल ऑर्गेनल पे थे फाइनली आके। सेल ऑर्गेनल में भी हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया और इसके अलावा राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया। तो ईआर हमारा फिनिश हो गया, राइबोसोम्स हमारा फिनिश हो गया। आज जो हम पढ़ेंगे वो गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो हमारे पास लाइसोसोम्स आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, या फिर देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पार्ट होगा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है ना। और बाकी के बच्चे हुए प्लास्टिड, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, इनको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल को हम एक फैक्ट्री की तरह एनालाइज कर सकते हैं। जैसे भाई कोई फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर जनरल मैनेजर होता है कोई। जैसे यहाँ पे सेंटर में बहुत ध्यान से देखो, न्यूक्लियस है हमारा। आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है उस पर्टिकुलर सेल का। तो इसी तरह से हमारे पास कोई फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में सेंटर में एक बॉस होता है, एक जनरल मैनेजर होता है जो उस चीज़ को सारा कंट्रोल करता है। अब वो सेंटर में कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर याद करो कौन बैठा हुआ था? डीएनए बैठा हुआ था। तो जिस तरह से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वहाँ पे मेन कंट्रोलिंग पर्सन होता है, उसी तरह से किसी कंपनी के अंदर जो जनरल मैनेजर होता है वो मेन कंट्रोलिंग पर्सन होता है। तो यहाँ पे से बैठ के ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये डीएनए है, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो ये डीएनए वाला बंदा है जो यहाँ पे मेन हेड की तरह वर्क कर रहा है। कहाँ बैठा हुआ है? इसका एक ऑफिस है। इस ऑफिस को हम लोगों ने क्या बोला है? न्यूक्लियस बोला है। ठीक है। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एक कंपनी की बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे दरवाज़ा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आने देती है या कुछ चीज़ें आने नहीं देती है। जिनको अलाउ करना होता है तब ये दरवाज़ा खुल जाता है और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अंदर एंटर कर जाएंगे या यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और जब सेल मेम्ब्रेन को उन चीज़ों को नहीं आने देना होता, ज़रूरत नहीं होती है उन चीज़ की, तो ये दरवाज़ा तब क्या रहता है? बंद रहता है। तो आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जिसको सेमी परमेबल भी बोलते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा था आप लोगों ने, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, है ना याद? तो सारी की सारी चीज़ें हमारी सेल मेम्ब्रेन में हो रही थी। अब देखो, ये पूरी फैक्ट्री में देखो कितने सारे काम हो रहे हैं। देखो, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स यहाँ से इस प्लांट के अंदर जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये कहाँ होगा? सोचो, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, याद है ना? उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही लिपिड्स और फैट्स का फॉर्मेशन हुआ करता था और वहीं पे हमारे प्रोटीन्स बनते थे, क्योंकि प्रोटीन ही बाद में अमीनो एसिड बना लेते हैं। तो ये सारा का सारा काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा होगा। चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। तो ईआर के अंदर ये सारा का सारा काम हो रहा होगा और उसमें हेल्प कौन कर रहे होते हैं? राइबोसोम्स हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे जाके वो प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू करते हैं। तो ये जो सेक्शन है कौन सा है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला सेक्शन है, जहाँ पे राइबोसोम्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब होगा क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, है ना, ये सारी चीज़ें बनेंगी और ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर ग्रीन कलर की जो तुम्हें बेल्ट नज़र आ रही है, इस बेल्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगी। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा कि एक पैकेजिंग प्लांट होगा। देखो, ये 2 बंदे इस पर्टिकुलर बॉक्सेस में से निकाल निकाल के चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं भी नहीं हैं। जो चीज़ें सही होंगी उनको पैकेट के अंदर बंद करके पैक करके आगे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, और जो चीज़ें उसमें से ख़राब होंगी, जो कोई प्रॉब्लम कर रही होगी, तो उन चीज़ों को रिपेयर वाली यूनिट में पहुंचा दिया जाएगा। देखो यहाँ पे सेल रिपेयर लिखा हुआ है। तो कितनी अच्छी सी एनालॉजी है भाई। ऐसी तो होता है किसी भी कंपनी में वर्क कि चीज़ों को हम लोग पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग किसी ऐसे पैकेजिंग प्लांट में पहुंचा देते हैं जो वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। भी देखता है कि ये सब कुछ चीज़ें ठीक हैं भी या नहीं है, इन चीज़ों की पैकिंग सही से हुई भी या नहीं है। तो वो सारा काम यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे वो सारा काम जब आज आप पढ़ोगे तो ये वाला जो सेक्शन है वो काम करेगा हमारा गोल्जी अपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो हमारे सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का यही काम होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड से बनी हुई चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ को
उसको मॉडिफाई करता है, उनको पैकेज करने का काम करता है, उनको बॉक्सेस में स्टोर करता है, और जो चीज़ें ठीक हो जाती हैं उनको आगे एक्सपोर्ट कर देगा, और इसके अलावा जो चीज़ें खराब हैं उनको रिपेयर करने के लिए वापस सेल के अंदर भेज देगा। तो ये सारा काम हमारा गोल्जी बॉडी करेगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे एनर्जी जनरेटर आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पे। तो एनर्जी जनरेटर मतलब सेल में इतने सारे काम हो रहे हैं भाई, जैसे कोई कंपनी चल रही है तो उसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कराने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना चीज़ें कैसे ऑपरेट होंगी, यानी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी जनरेटर भी होता है इनके पास, जहाँ से एनर्जी कुछ चीज़ें इसमें आती रहती हैं, एनर्जी जनरेट होती रहती है, और वो देखो वो एनर्जी ऐसे बाहर निकलती है। आपको बहुत सारे कॉइन जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, बहुत सारे कॉइन पाइल बना के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये जो कॉइन जैसी स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रही है, इनको आप पढ़ोगे, इनको बोलते हैं एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसके बारे में पढ़ाऊंगा, सब कुछ आएगा, कि फिलहाल तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो ये एटीपी एनर्जी करेंसी है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। जो एनर्जी जनरेटर है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी करेंसी के फॉर्मेट में एटीपी जनरेट होते हैं, और जब ये एटीपी मॉलिक्यूल टूटते हैं तब जाके एनर्जी बनती है, और इस सेल के अंदर सारा काम कैरी आउट हो पाता है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है एक सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए। थोड़ी थोड़ी मैंने तुम्हें बातें बता दी कि आज हम लोग इस पैकेजिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है जी भाई, चलो शुरू करते हैं हम गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। We can think of the Golgi as a warehouse of receiving, sorting, shipping and even some manufacturing। क्या करता है, चीज़ों को रिसीव कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें आ रही हैं उनको रिसीव कर रहा है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, मतलब सॉर्ट कर रहा है उनको, फिर उनको अगर ठीक है वो तो उन्हें आगे शिपिंग करने का काम कर रहा है कि ये प्रोडक्ट ठीक है, इसको गाड़ी में भरवा दो और इसको आगे की तरफ भेज दो। और इसके अलावा कोई चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, थोड़ा सा खुद मैन्युफैक्चर करके उसको आगे प्रोसीड कर देता है, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब होती है तो उसको वापस रिपेयर करने के लिए वो सेल के अंदर भेज देगा, है ना। कोई चीज़ खराब है, सपोज कोई पैकेट था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो वो ये बेकार है, इसको निकालो, नहीं तो पूरा का पूरा पैकेजिंग खराब हो जाएगी। तो जो बेकार पैकेट है आप देखोगे उन बेकार चीज़ों को, हमारे पास एक डस्टबिन भी होता है हमारे सेल के अंदर जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं, तो उस डस्टबिन के पास वो सारी चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, सब चीज़ें कोरिलेट रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, उसके बाद वहां से जो चीज़ें निकली वो किसके पास पहुंची, गोल्जी बॉडी के पास पहुंची। गोल्जी बॉडी ने उनको रिसीव करके उनको पैकेज करने का काम कर दिया, और जो गड़बड़ था उसको वापस भेज दिया उसने, है ना। हेयर प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें आई हैं, जैसे प्रोटीन आती होती है वहाँ पे, लिपिड्स आ रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनको क्या करता है हमारा गोल्जी बॉडी, उनको मॉडिफाई करके स्टोर कर लेता है और उनको उसके बाद उनके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचा देता है। तो यही तो सारा काम आप लोगों ने इस फैक्ट्री के अंदर देखा, यही तो ये पैकेजिंग प्लांट कर रहा है। चीज़ें जो ठीक हो जाएंगी उनको एक्सपोर्ट कर देगा सेल से बाहर, अदरवाइज क्या कर देगा, बाकी बेकार चीज़ों को रिपेयर करने के लिए भेज देगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब डायग्राम कौन सा बनाना है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो देख लो। ये वाला डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाओगे। देखो कैसी चीज़ें हैं इसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है तुम्हें, बहुत सारी ऐसी फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। गोल्जी बॉडी के अंदर जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती हैं उनको सिस्टरने बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो फेस होते हैं। अगर इस साइड से देखूं तो इसको ट्रांस फेस बोलते हैं, और अगर उस साइड से देखूं तो उसको सिस फेस बोलते हैं। जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होंगी, है ना, मतलब यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड से चीज़ें निकल के आ रही हैं बन बन के, तो वो चीज़ें कहाँ पे रिसीव होती हैं, वो सिस फेस पे रिसीव करता है। ये इसके अंदर पहुँच जाती हैं वो चीज़ें, वहाँ पे पैकेजिंग का, मॉडिफिकेशन का, ये सब काम होता है। उसके बाद जब चीज़ें आगे ट्रांसपोर्ट होनी होती हैं, बाहर निकलनी होती हैं, तो वो कहाँ से बाहर निकलती हैं, वो इस वाले सेक्शन से ट्रांस फेस से बाहर निकलती हैं। तो दो तरह के फेस होते हैं। ये बैकवर्ड वाला फेस जो है सिस फेस कहलाता है, जहाँ से चीज़ें आएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें आएंगी उनको रिसीव किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ से उनको आगे की तरफ भेजा जाएगा, वो ट्रांस फेस हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आप बनाओगे अच्छे से। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो गोल्जी एपरेटस था, वो गोल्जी एपरेटस कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनका जो सरनेम है गोल्जी, उसके नाम पे गोल्जी एपरेटस नाम पड़ गया। तो ये गोल्जी नाम जो है एक साइंटिस्ट के नाम से आया है जिसने उसे डिस्कवर किया था। कहाँ कहाँ पाया जाता है गोल्जी एपरेटस? अब गोल्जी एपरेटस जो होता है, जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक हम लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। तो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी में आरबीसीज जो होती हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं। तो गोल्जी बॉडी भी उनके अंदर नहीं होती है। तो रेड ब्लड सेल्स एक यूकेरियोटिक सेल है, बट उसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, आप देखोगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी उसमें नहीं होते हैं। तो एक्सेप्शन में अक्सर आपको आरबीसी देखने को मिलती है।
इसके अलावा और कहाँ नहीं होता गोल्जी बॉडी? इस गोल्जी बॉडी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो ये को मैंने आपको बताया था ये कि इसके अंदर डबल वॉल स्ट्रक्चर होती है, यानी इसके चारों तरफ डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है और छोटे छोटे से स्टैक्स बने होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, उन लेयर को सिस्टरने बोलते हैं हम लोग। फ्लैट स्टैक्स होते हैं ना, आप लोगों ने शीट्स देखी थी तो उनको सिस्टरने बोलते हैं। दो तरह के फेस होते हैं, एक को सिस फेस बोलते हैं, एक को ट्रांस फेस बोलते हैं। ये है इनकमिंग फेस, मतलब चीज़ें आएंगी इनकमिंग होगी इस वाले फेस पे, और यहाँ से क्या होती है, यहाँ से आउटगोइंग होती है। जो सब्सटेंस उसने पैकेज कर दिया उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना, आगे भेजना है तो ट्रांस फेस से आगे भेजा जाता है। तो ये बेसिक बातें गोल्जी बॉडी के बारे में हो गई। अब फाइनली वर्किंग पे आते हैं कि यहाँ बेसिक सारा पढ़ लिया, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किसने डिस्कवर किया था, किस तरह की शेप होती है, सारा पढ़ लिया। अब क्या क्या और काम करता है, कुछ चीज़ें तो बेसिक समझ में आ गई ना, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन का काम कर रहा होता है, कुछ नई चीज़ें भी तुम्हें देखने को मिलेंगी अभी आगे। तो फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस पे देखते हैं। तो फंक्शन में एक बेसिक सा फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। बहुत सारी चीज़ों को भी डब्बे बने हुए थे ना वहाँ पे, उनको स्टोर कर रहा है, चीज़ों को चेक कर रहा है कि को मॉडिफाई कर रहा है, उनको फिर आगे ठीक है तो पैकेजिंग करके उनको आगे भेज रहा है। कौन कौन सी चीज़ें करता है, ये प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें बन के कहाँ से आ रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। वहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, उन्हें पैक हो के ये गोल्जी अपरेटस के पास आएंगी। गोल्जी अपरेटस के पास किस साइड पे आएंगी, सिस फेस पे आके रिसीव होंगी। गोल्जी अपरेटस उनको स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेज करेगा और उसके बाद आगे ट्रांसफेस से बाहर भेज देगा। ठीक है, ऐसे होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइसोसोम्स नाम का सेल ऑर्गेनल है हमारा, वो भी कौन बनाता है, वो भी गोल्जी बॉडी बनाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम्स जो बनते हैं वो गोल्जी बॉडी के अंदर बनते हैं। लाइसोसोम्स को पढ़ाऊंगा आगे कि क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल बैग बोलते हैं इनको हम लोग, है ना, मतलब डस्टबिन है एक तरह से हमारे सेल का ये। तो लाइसोसोम्स बनते कहाँ पे हैं, गोल्जी बॉडी में बनते हैं। इसके अलावा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बनाने में भी हमारा गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। क्यों, प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम, लिपिड्स सबको कहाँ से पास होके जाना पड़ेगा, गोल्जी बॉडी से पास होके जाना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें पैकेजिंग मॉडिफिकेशन का काम तो वही करेगा ना। चीज़ें जब बिल्कुल ठीक होंगी, पैकेजिंग होकर उन पर मोहर लग जाएगी, तभी तो वो आगे ट्रांसपोर्ट होंगी और तभी तो आपकी सेल वॉल बनेगी, तभी तो आपकी सेल मेम्ब्रेन बनेगी। इसलिए कहीं ना कहीं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में किसका रोल होता है, गोल्जी बॉडी का रोल होता है। क्योंकि जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होके जानी हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें आई हैं, वो सबसे पहले जाएंगी तो गोल्जी बॉडी के पास ही ना। इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। क्यों, जैसे ट्रैफिक पुलिस में सेंटर में एक बंदा होता है, वो एक साइड से ट्रैफिक आ रहा है, उनको एक टाइम पे बीच में रोक देगा, फिर दूसरी साइड का ट्रैफिक आगे जाने देगा, है ना। और उसमें से क्या करते हैं वो लोग, किसी के पास सपोज किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको रोक के चेक करते हैं, है ना। तो मतलब वही काम कर रहे हैं कि उनको मॉडिफिकेशन और उनको पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। तो कुछ कुछ आप ट्रैफिक पुलिस से भी कोरिलेट कर सकते हो गोल्जी बॉडी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स बनाने का काम गोल्जी बॉडी का ही होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ना। ये इंपॉर्टेंट होती है सो दैट उसका डाइजेशन हो सके आगे जाके। तो सिंपल शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा और क्या करता है गोल्जी बॉडी, थोड़ा सा एडवांस वाला एप्लीकेशन है कि जो स्पर्म सेल होते हैं उनका एक्रोसोम बनाने में हेल्प करता है। जैसे स्पर्म सेल कुछ इस तरह के होते हैं ना, इस तरह से पूंछ होती है, तो जो उसका ये अपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस टिप को बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। तो स्पर्म सेल के एक्रोसोम को बनाने में भी किसका कंट्रीब्यूशन होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। जितने भी बच्चों यूजेस हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट वाले लिखे हुए हैं छांट के, ऐसा नहीं है जितना कंटेंट तुम्हें पढ़ाता हूँ स्लाइड्स में वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से हटा दी हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबसे आपके क्वेश्चंस बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, गोल्जी बॉडी का सारे के सारे जितने भी वर्किंग तुम्हें पढ़ाई है, यू मस्ट नो देम वेरी वेल। ओके, तो गोल्जी बॉडी हमारे पास हमारी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले देखो एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में गोल्जी बॉडी के ऊपर ही। What would happen to the cell of a life, to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? ये पूछ रहे हैं कि अगर सेल में कोई Golgi apparatus ना हो, एक ही Golgi apparatus होता है जनरली सेल में, अगर वो ना हो तो क्या होगा उस सिचुएशन में। सोचो जरा, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक होके यहाँ पे सिस फेस पे आ रही हैं, उसके बाद Golgi apparatus के अंदर इनका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज होता है, उसके बाद ट्रांस फेस से इनको बाहर भेज दिया जाता है। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर सपोज करो कि ये
गॉल्जी बॉडी ही ना हो तो फिर क्या होगा? तो यहाँ से जो प्रोटीन्स आ रहे हैं, जो एंजाइम्स आ रहे हैं, जो हार्मोन्स आ रहे हैं, उनको कोई चेक ही नहीं कर पाएगा। भाई पैकेजिंग यूनिट ही नहीं है, तो मतलब ना तो उनकी पैकेजिंग हो पाएगी, ना उनका कोई मॉडिफिकेशन हो पाएगा। तो उसका मतलब आपका जो कच्चा माल था वो फैक्ट्री में बनने के बाद ऐसा ही पड़ा रह जाएगा, उसको ट्रक में भेजने वाला इसका मतलब कोई नहीं है। ये तो बात हो गई ना, कोई मतलब उस फैक्ट्री में कोई पैकेजिंग करने वाला नहीं है, तो माल आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो जब वो माल आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ना तो आपके पास जो आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है वो ठीक से बन पाएगी, क्योंकि उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है वो भी यहीं से आ रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रास्ते में जब पैकेजिंग नहीं हो पाई तो कोई काम नहीं हो पाया। इसके अलावा लाइसोसोम ये बनाया करता था गॉल्जी बॉडी, तो लाइसोसोम नहीं बनाएगा। लाइसोसोम नहीं बनाएगा तो हमारे सेल के अंदर जो सेल खराब हो जाएंगी, जिनको डस्टबिन में हम डाल देते हैं, तो वो कैसे डालेंगे? यानी हमारे पूरे सेल के अंदर जगह जगह पे डेड बॉडीज इकट्ठा हो जाएंगी, उनको डाइजेस्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगी। देखो दिखा देता हूँ तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। अगर गॉल्जी बॉडी नहीं हुआ तो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स वुड नॉट अकर। ऑब्वियसली बात है, लाइसोसोम बनेंगे ही नहीं। इसके अलावा जो स्पर्म सेल होते हैं उनका जो टॉप मोस्ट हेड होता है एक्रोसोम, वो भी नहीं बन पाएंगे। अब सोचो, बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन बंद हो गया है तो बॉडी में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा ना, तो ये दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस थे, लाइक प्रोटीन्स थी, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? बन के माल पड़ा हुआ है सारा का सारा। अब वो माल तब ट्रांसपोर्ट होगा जब ट्रांसपोर्ट करने वाला, जब मतलब पैकेजिंग करने वाला कोई बंदा होगा। अब पैकेजिंग मॉडिफिकेशन करने वाला कोई बंदा है नहीं, सारा माल फैक्ट्री में ऐसे किसी पड़ा हुआ है, तो आगे कैसे जाएगा? तो इसलिए डेस्टिनेशन तक कोई भी चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी। इसकी वजह से नए सेल्स का फॉर्मेशन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगा, नई चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ये दिक्कत होती है। ठीक है ना? तो ये बड़ा अच्छे से प्रॉपर वे में मैंने यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है। तो यू मस्ट नो दैट कि अगर गॉल्जी बॉडी नहीं होगा तो ये चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। कॉमन सेंस सोचो, आपको अगर ये पता हो गॉल्जी बॉडी करता क्या था, तो फिर उसके ना होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आराम से बता ही दोगे आप लोग। भाई ये इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं कर पाएगा? जिसको यही नहीं पता गॉल्जी बॉडी करता क्या था। भाई जब तुम्हें यही नहीं पता गॉल्जी बॉडी करता क्या था तो उसके ना होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो तुम कभी बता ही नहीं पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अच्छे से समझा जाए। ये डायग्राम नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है? गॉल्जी बॉडी का ऑलरेडी पहले बना चुके होंगे, ये आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट होके गॉल्जी बॉडी तक पहुँचती हैं और फिर वहाँ से आगे वो भेज दी जाती हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट्स तक। ठीक है? तो ये डायग्राम सबके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहो तो रख लेना इस चीज़ का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले सेल ऑर्गेनल पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, दो वर्ड, एक तो माइटोकॉन्ड्रियन है, एक यहाँ लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये वाला वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन, ये सिंगुलर वर्ड है, यानी अगर एक सिंगल की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, और अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियंस की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड होता है और ये एक सिंगुलर वर्ड होता है। यू मस्ट नो दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इस तरह की बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, पूरा जूम करके दिखाया हुआ है, बड़ा छोटा सा होता है। देखो डबल लेयर है, देखो एक तो बाहर वाली लेयर बिल्कुल स्मूथ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये ऊपर से काट के दिखा रखा है बच्चों, पैक होता है इस तो पूरा। तो यहाँ से ये बाहर वाली लेयर तुम्हें नजर आ रही है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन जगह जगह पे मुड़ी हुई है, फोल्डिंग बनी हुई है, जैसे भूल भुलैया होती है ना, एक जगह से दीवारें मुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल उस तरह से ये ऐसे ही जस्ट ऐसे मुड़ी हुई है जगह जगह पे। तो आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जगह जगह पे मुड़ी हुई होती है। और जो ये मुड़ी हुई फेसेस हैं, जो ये फोल्डेड फेसेस हैं इसकी, इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई बोलते हैं। सिस्टर ने, याद रखना सिस्टर ने अलग चीज़ थी, सिस्टर ने गॉल्जी बॉडी में पाई गई थी। इन मुड़ी हुई फेसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टेई होती हैं। क्रिस्टेई का मतलब जो अंदर की मेम्ब्रेन थी वो जगह जगह पे फोल्डेड है और इसलिए उसको क्या बोला? क्रिस्टेई बोला। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आती है। और देखो ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ चीज़ें नजर आ रही होंगी, छोटे छोटे से डॉट, ये राइबोसोम्स होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं, इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, है ना? भाई बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो बन के आएंगे ही आएंगे, इनके पास खुद के भी राइबोसोम्स हैं, इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। देखो डीएनए आ रहे हैं, इनके पास खुद का होता है। देखो ये रहा, आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी ना, तो ये डीएनए है इनका। तो राइबोसोम्स, इनके माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है किसी दूसरी चीज़ पे। तो क्योंकि खुद की राइबोसोम्स हो गया, खुद का डीएनए हो गया, तो काफ़ी सारा काम ये खुद कर पाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस मतलब जहाँ पे सब कुछ करता धरता वो खुद होते हैं मेजॉरिटी में, तो सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? अच्छा,
डबल मेम्ब्रेन होती है, आपको समझ में आ गया। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सारे यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं, किस में नहीं होंगे? वही बात है, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पे तुम्हें दीवारें मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टई बोलते हैं। खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, अंदर की दीवार पे छोटे छोटे से डॉट डॉट नजर आ रहे होंगे, यहाँ भी हैं बहुत छोटे छोटे से। इन डॉट्स को बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? देखो जूम करके दिखा रखा है, इनको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है, द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल बोल लो या ऑक्सीसोम्स बोल लो, ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन एटीपी जनरेशन। ठीक है, एटीपी जो होता है, एनर्जी करेंसी जो होती है, उस एनर्जी करेंसी को जनरेट करने में ये हेल्प करते हैं लार्ज सरफेस एरिया बना के। तो F1 पार्टिकल के होने से एनर्जी स्टोर करने में माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प होती है। उस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या है? बहुत सारी तरह के सब्सटेंस है, बहुत सारी प्रोटीन्स, लिपिड्स, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए सब प्रेजेंट होता है इसके अंदर। डायग्राम ये वाला नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है आपका, यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाना है क्योंकि सारे नाम लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए जी, तो ये बेसिक बात समझ में आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बता दी मैंने आपको। अब काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन की फिनोमिना होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। रेस्पिरेशन का मतलब हमारे पास हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। बट ग्लूकोज का क्या करोगे? तुम्हें तो क्या चाहिए? तुम्हें तो एनर्जी चाहिए। तो होता ये है कि उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और फाइनली उससे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब फूड मॉलिक्यूल्स पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं। भाई तभी तो सांस लेते हो, कहते हैं ना सांस नहीं लोगे ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो रीजन यही होता है कि आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो वो ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल तक पहुंचती है और उसकी प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं? CO2 और H2O बनाते हैं। वो CO2 को आप बाहर एक्सहेल कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, और साथ में क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी आपकी पूरी एंटायर बॉडी तक पहुंचा दी जाती है। ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस फॉर्मेट में स्टोर होती है एनर्जी? एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो हुआ क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स जो थे वो ऑक्सीडाइज होके उनका ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हुआ, जिससे वो CO2 में और H2O में टूट गए और एनर्जी रिलीज हुई। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस फॉर्मेट में स्टोर हो गई? एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर हो गई। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो सेल्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। दैट ओके। एटीपी को क्या बोलते हैं? एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की, क्योंकि एनर्जी तो यही है ना, एटीपी मतलब एनर्जी, तो एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। एंड इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी? क्योंकि एटीपी की हेल्प से ही सेल के हर एक पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी उसकी अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं जिनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से पूरी बॉडी की एंटायर फंक्शनिंग काम करती है। भाई जैसे किडनी के सेल्स काम कर रहे हैं, लिवर के सेल्स काम कर रहे हैं, ब्रेन तुम्हारा वर्क कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, तो सब कुछ वर्क करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये एटीपी बैठे हुए हैं, ये एटीपी लगातार ब्रेक होके एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं। समझे? अच्छा, अब सारा एनर्जी से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वो पावर जनरेशन का वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं सेल का। सिंस एटीपी आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एटीपी क्या कर रहे हैं? ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड कराने का सारा काम कहाँ पे हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे मे आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया are known as the powerhouse of the cell. Then you will write that कि inside the mitochondria energy is present in the form of ATP. Inside the mitochondria energy is present in the form of ATP, and those ATP provide the energy to all the cells of the body for various activities. और वो ATP क्या करेंगे? एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। समझिए बात? तो इस वजह से क्या बोलते हैं? इसको पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
अब देखो फैक्ट्री फिर से मैंने तुम्हें दिखा दी यहाँ पे, देखो इस फैक्ट्री में फिर से देख लो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेक्शन है, यहाँ पे एटीपी रखे हुए ना, एनर्जी जैसा कुछ बाहर निकल रहा है, तो एनर्जी जनरेट यहाँ से होती है एटीपी से। ये एटीपी स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये हमारे एनर्जी जनरेटर में यानी पावर हाउस में स्टोर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये सेक्शन बहुत अच्छा डायग्राम है, सेल की एनालॉजी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, इससे अच्छा डायग्राम तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन थी वो जगह जगह पे फोल्डेड थी ना, याद करो, जिसको आपने क्रिस्टई बोला था, तो उसका क्या फायदा होता है उस चीज को देख लीजिए। वो फोल्डेड होने की वजह से ओवरऑल सरफेस एरिया ज्यादा कर देगी, जिसकी वजह से एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। ये बेसिक लॉजिक है। The inner membrane of mitochondria is deeply folded because it increases the surface area so that large number of ATP can be generated through chemical reaction। ज़्यादा ATP जनरेट होंगी केमिकल रिएक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एनर्जी बनेगी। छोटा सा सरफेस एरिया होगा तो इस पर कम ATP बैठ पाएंगे आके, सिंपल सी बात है। और ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो इस पर ज़्यादा ATP आके बैठ पाएंगे, एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी। भाई ATP कम है तो एनर्जी भी कम होगी, है ना, एनर्जी भी कम होगी, और ATP ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एटीपी के जनरेशन में हेल्प मिलती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें तुम्हें बहुत बारीकी से बता रहा हूं। एक एक चीज़ तुम्हें सेल ऑर्गेनल की या फिर पूरे एंटायर चैप्टर में तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ क्या काम कर रहा था और क्यों कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये होमवर्क के लिए एमसीक्यूज है तुम्हारे लिए कुछ। पहला एमसीक्यू पढ़ लो, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर कौन बनाता था, आपको पढ़ाया है। वैसे ध्यान रखना, अभी तो आपको पता है कि आपने कौन से 2 सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं, उनमें से आंसर होगा, बट एग्जाम में तो सारा चैप्टर आएगा ना, तो उस सिचुएशन में यू मस्ट नो दैट कि इतने सारे सेल ऑर्गेनल में से ये काम कौन करता था। तो ऐसा मत करना कि जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ाया गया है उनमें से ही आंसर हो हर बार, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सारे सेल ऑर्गेनल की वर्किंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे आपसे किसी भी तरह का एमसीक्यू पूछा जाए यू कैन क्रैक इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जिसमें डीएनए होता है। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है, वो तो मेन कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा डीएनए किसी और सेल ऑर्गेनल में भी होता है, वो आप पढ़ चुके हो, ऑप्शन अपने आप ढूंढोगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें भी तुम्हें याद रखनी है। पूरे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल की अगर लिस्ट दे दूँ तो एक एक का वर्क आपको लिखना आना चाहिए कि ये काम करता था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ऐसे अगर याद होगा फिर आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो जी, एक और क्वेश्चन ये भी करना है। देखो सब पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से लेक्चर देखा होगा, रिपीट करके फिर से देख लो, कोई इशू नहीं है। जितने अच्छे से लेक्चर देखा होगा, सुना होगा, तो क्वेश्चंस तो अपने आप निकल आते हैं सारे के सारे। विच सेल ऑर्गेनल इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस। याद करो, गोल्जी अपरेटस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल बनाता था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कहाँ बनता है, गोल्जी अपरेटस के अंदर बनता है। आपको वो सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है, यहाँ पे जस्ट नेम बताना है। तो मैंने आपको नाम बता दिया था, उसके बारे में नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाऊंगा, बट नाम आपको अच्छे से पता है। तो यू मस्ट नो दैट कि गोल्जी बॉडी में बनती तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ काम करते हैं गोल्जी बॉडी, वो तो ठीक है, बट कोई एक ऐसा सेल ऑर्गेनल भी होता है जो ये बनाता है, तो वो आपको पता करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने अपना गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे 2 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल कवर अप कर लिए और सेल को एनालाइज किया एज अ फैक्ट्री के फॉर्मेट में। फैक्ट्री में जैसे डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग कामों के लिए, उसी तरह से आज आपने डायग्राम देखा किस तरह से चीज़ें कैरी आउट होके जा रही हैं। तो ये टोटल 10 लेक्चर्स हमारे पास हो गए, काफ़ी हम लोग कवर कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 3 लेक्चर आई थिंक और आएंगे। 13 लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सारी बातें आपको कवर अप करा दी हैं, छोटी से छोटी चीज़ें जितनी भी जाननी ज़रूरी थी 9th क्लास के लेवल पे आपको बहुत क्लैरिटी से समझा दी हैं। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। ठीक है बच्चों, चलो।